हेलो दोस्तों, आज फिर आपके चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिपल टी डायग्राम। हम देखेंगे बेसिक से हमारा ट्रिपल टी डायग्राम क्या होता है। तो इस ट्रिपल टी डायग्राम को पढ़ने से पहले देख लेते हैं कि ट्रिपल टी डायग्राम बेसिक से होता क्या है। तो ट्रिपल टी डायग्राम टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन को इंडिकेट करता है, यानी टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी इसमें तीन चीज़ आ गई। टाइम के रिस्पेक्ट में टेम्परेचर होगा और उसका ट्रांसफॉर्मेशन मतलब उसको फैलाना, यानी उसको टेम्परेचर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी उस टेम्परेचर को मेंटेन करना, टाइम के रिस्पेक्ट में करना। इसी सब के बारे में टाइम टेम्परेचर डायग्राम का जो है प्रोडक्शन किया गया या उसका यूज किया गया। तो हम देखते हैं टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम क्या होता है। तो हम टाइम टेम्परेचर डायग्राम देखते हैं। यह फेज परिवर्तन की दर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, यानी कोई भी सिस्टम है उसका अपना एक फेज होता है, कार्य करने की फेज होता है। यानी वह फेज ऐसा भी हो सकता है कि उस प्रोसेस को करने के लिए, यानी सिस्टम में होने वाला कोई भी कार्य फेज रूल के अकॉर्डिंग ही होता है। या आप वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके होंगे फेज रूल क्या होता है, गिब्स फेज रूल क्या होता है। उन्होंने बताया था कि सिस्टम में होने वाले सारे चेंज फेज रूल के अकॉर्डिंग ही होते हैं। तो यह फेज हमारा फेज परिवर्तन की दर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और नेक्स्ट, इसे आल्सो नोन एज आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। तो इसके बारे में हम अभी देखेंगे कि इसे आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन कर्व क्यों बोलते हैं। और देखते हैं इसका यूज हम प्लानिंग ऑफ हीट ट्रीटमेंट, यानी इसका यूज हम प्लानिंग ऑफ हीट ट्रीटमेंट करने के लिए, हीट को ट्रीटमेंट करने के लिए इसका यूज हम करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई टेम्परेचर यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर Q0, यह टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में है और यह हमारा टाइम के रिस्पेक्ट में है। या जो नीचे वाला कर्व है यह हमारा टाइम के रिस्पेक्ट में है, यह टाइम को शो करता है, और यह हमारा टेम्परेचर को शो करता है ऊपर वाला कर्व। यानी वाई कर्व टेम्परेचर को, एक्स वाला कर्व हमारा टाइम को शो करता है। तो कोई टेम्परेचर हम Q0 से Q1 तक लाते हैं, यानी Q0 पर जो हमारा टेम्परेचर होता है यह 727 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी इसका हाईएस्ट टेम्परेचर 727 डिग्री सेल्सियस होता है। और यहाँ Q1 पर हमारा जो टेम्परेचर होता है यह हमारा 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। यानी Q0 से Q1 तक टेम्परेचर को लाने में जो हमारा टाइम लगता है उस टाइम को ही हम AB द्वारा डिनोट करते हैं। यानी जब हमारा कोई पेयर लाइट ट्रांसफॉर्मेशन होगा तब उसे हम Q0 से Q1 तक लाने में जो समय लगता है उसे हम AB द्वारा लिखते हैं। और जब Q0 से Q1 तक कार्बन स्टील को लाते हैं तो उसे कुछ टाइम तक वहीं पर Q1 पर रखते हैं, यानी 600 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं। तब इस कार्बन स्टील का नाम पड़ता है पेयर लाइट। तो यहाँ पर ये जो कार्बन होती है ये, इसे हम पेयर लाइट के नाम से जानते हैं। यानी इसे हम कार्बन स्टील को Q0 से Q1 तक लाए, फिर इसे 600 डिग्री सेल्सियस तक हीट दिया, फिर उस कंडीशन पे इसे कुछ टाइम तक ले रखे, फिर वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ जिसे हम पेयर लाइट बोलते हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन को ही हम पेयर लाइट बोलते हैं। फिर यहाँ पर एक हमारा ऑस्टेनाइट स्टील का निर्माण हुआ, यानी यहाँ पर एक ऑस्टेनाइट स्टील बनी। ऑस्टेनाइट स्टील का प्रोडक्शन हुआ। फिर इस प्रोडक्शन में जो हमारा टाइम लगा, इस टाइम को AB के रिस्पेक्ट में Q1 से Q0 तक, यानी T2 से T1 टाइम लगा। T2 से T1 जब टाइम लगा तो इसी टाइम के रिस्पेक्ट में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसे हम पेयर लाइट बोलते हैं। और इसी पेयर लाइट पे जो कर्व बनता है उसे हम आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन कर्व कहते हैं। जैसा कि हमने बोला था, इस जो सिस्टम होता है इस सिस्टम को आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं। तो यहीं से हम इसका नाम पड़ा आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, यहीं से इसका नाम पड़ा आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। यहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि इसका आखिर नाम आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन कर्व क्यों पड़ा। फिर नेक्स्ट देखते हैं आगे, इसको हम फिर और एक बात और यहाँ पर, इसे हम कार्स
पेयरलाइट भी बोलते हैं। ये जो हमारी पेयरलाइट होती है इसे हम कोर्स पेयरलाइट बोलते हैं। कोर्स मतलब मोटी, कोर्स मतलब मोटी, जैसे यहाँ पे लिखा है देख लीजिए, कोर्स पेयरलाइट यानी मोटी पेयरलाइट। यह हमारी फेरिट एंड सेमेटाइट की जो लेयर्स होती हैं, यानी मान लेते हैं यह हमारा फेरिट की लेयर है और ये हमारी सेमेटाइट की लेयर है। इस लेयर की जो थिकनेस होती है, यानी थिकनेस मतलब चौड़ाई, ये हमारी 8:1 को दर्शाती है। यानी जो हमारी कोर्स पेयरलाइट होती है ये फेरिक एंड सेमेटाइट की लेयर की थिकनेस को दर्शाती हैं एंड बताती हैं कि इसकी थिकनेस कितने रेशियो में है। एंड 727 देख लीजिए यहाँ पे 727 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ठीक नीचे टेम्परेचर पर फेरिक एंड नॉन फेरिक दोनों की अपेक्षा मोटी लेयर्स का प्रोडक्शन होता है, जिसे हम कोर्स पेयरलाइट बोलते हैं। यानी 700 डिग्री सेल्सियस और 600 डिग्री सेल्सियस के बीच में कोई लेयर्स बनती हैं जिन्हें हम कोर्स पेयरलाइट बोलते हैं। फिर यह प्रोसेस यहाँ पर चलता है 600 डिग्री सेल्सियस तक। फिर इसके नीचे भी कुछ प्रोसेस चलता है, जैसे धीरे धीरे यह टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। फिर यहाँ पर आता है 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ट्रिपल टी डायग्राम का जो आरेख होता है वह काफ़ी फास्ट हो जाता है। यानी 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जो किसी भी कार्बन स्टील को, मतलब जिसको जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसको उतना ही प्रोसेस मिलता है, ना उससे कम मिला ना ज़्यादा मिला। यानी मान लेते हैं आप 1 किलोमीटर चल सकते हैं तो आपको 1 किलोमीटर ही चलाया जाए तो आप ज़्यादा कंफर्ट रहेंगे। तो उसी तरह से किसी भी सिस्टम को 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया जा रहा है, मान लेते हैं कि कोई वह हमारी कार्बन स्टील ही है या स्टेनाइट स्टील है, तो वह उस टेम्परेचर को झेल सकती है यानी सहन कर सकती है, तो उस टेम्परेचर पर वह अच्छा वर्क करेगी। तो इसी को हम मतलब ट्रिपल टी डायग्राम को 500 डिग्री सेल्सियस पर जब हीट किया जाता है, यानी 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब दिया जाता है, उसे हम ट्रिपल टी डायग्राम का नोच बोलते हैं। नोच बोलते हैं। इस टेम्परेचर पे हमारा सिस्टम बेसिक सा कंफर्ट रहता है, यानी कंफर्ट जोन में कार्य करता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हमारा इस टेम्परेचर के बाद यहाँ पर आता है फाइन पेयरलाइट। यहाँ फाइन पेयरलाइट जब 500 डिग्री सेल्सियस के नीचे जब हमारा टेम्परेचर जाता है फिर डिक्रीज होता है। मान लेते हैं 50 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो, 450 से 400 के समथिंग पहुँचा, तो यहाँ पे फाइन पेयरलाइट का प्रोडक्शन हुआ, यानी महीन पेयरलाइट बनने। मतलब 540 डिग्री सेल्सियस के आसपास के एरिया में निर्मित एक पतली स्तरित संरचना को ही हम फाइन पेयरलाइट बोलते हैं। यानी जब टेम्परेचर वहाँ 500 डिग्री सेल्सियस के समथिंग एरिया जो हुई उस वहाँ पर की एरिया को हम फाइन पेयरलाइट यानी महीन पेयरलाइट बोलते हैं। यानी 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जब हम ने फेरिट एंड सेमेटाइट यानी 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर यहाँ पर एक होता है बेनाइट, यहाँ पर होती है हमारी अस्टेनाइट। उसी का जो रूप होता है वो सेकेंड पार्ट में यहाँ पे नीचे भी होता है अस्टेनाइट, बेनाइट एंड अस्टेनाइट। यहाँ पर हम देख लेते हैं बेनाइट और अस्टेनाइट क्या होता है, अभी बाद में देखते हैं, पहले यहाँ पर देखते हैं। 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर बेनाइट अस्टेनाइट में ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है। यानी 500 डिग्री सेल्सियस जब डिक्रीज होने लगता है, 540 डिग्री सेल्सियस की एरिया को हमने फाइन पेयरलाइट बोला। फाइन मतलब महीन, महीन मतलब दानेदार। तो जब हमारा टेम्परेचर बेनाइट अस्टेनाइट के बीच आया तो उसका बेनाइट का ट्रांसफॉर्मेशन अस्टेनाइट में होने लगा। यानी बेनाइट जो हमारी स्टील थी उसका ट्रांसफॉर्मेशन अस्टेनाइट या अस्टेनाइट का ट्रांसफॉर्मेशन बेनाइट में हो जाता है जब हमारा टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस के नीचे आता है। तो उस टेम्परेचर पे हमारा जो क्रिस्टल था वो फाइन पार्टिकल था, यानी फाइन पेयरलाइट था। तो इस पेयरलाइट में जो पार्टिकल थे वो दानेदार में ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा था उस पार्टिकल का। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं फाइन पेयरलाइट है, यहाँ पे पार्टिकल नहीं है, फाइन पेयरलाइट है, फाइन पेयरलाइट। तो 540 डिग्री सेल्सियस के आसपास के एरिया में निर्मित एक पतली स्तरित संरचना को ही हम फाइन पेयरलाइट बोलते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर बेनेटाइट एक नाम आया था, बेनाइट क्या होता है, इट्स ऑब्टेन हायर कूलिंग रेट फॉर टेम्परेचर लगभग 300 से 400 डिग्री सेल्सियस।
जब हमारा टेम्परेचर समथिंग 300 से 400 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है तो यहाँ पर हमारा बेनाइट ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यानी बेनाइट को ऑब्टेन करने के लिए हमें 300 से 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को ऑब्टेन करना होगा। फिर हम देखते हैं ऑस्टेनाइट। ऑस्टेनाइट के परिवर्तन के विसरण के परिणाम स्वरूप होता है। यानी ऑस्टेनाइट के परिवर्तन के विसरण के परिणाम स्वरूप होता है। ऑस्टेनाइट जो होता है, ऑस्टेनाइट FeC मिश्र धातु तेजी से कोल्ड होने लगती है। जो Fe और हमारा C मिश्र धातु जो होता है वह जब तेज़ी से कोल्ड या बुझने लगते हैं तब हमारा ये ऑस्टेनाइट प्रोसेस होता है। फिर हम देखते हैं मार्टेनसाइट। यह एक ऐसा फेज होता है, ये सारे फेज होते हैं जो हमारे ये ऑस्टेनाइट या पियरलाइट या बेनाइट या ऑस्टेनाइट या यहाँ पर फेराइट या सेमेटाइट, ये सारे फेज होते हैं। सिस्टम में होने वाले सारे चेंज फेज नेम के अकॉर्डिंग होते हैं, तो ये सारे फेज होते हैं, फेज रोल के अकॉर्डिंग ही सारे चेंज होते हैं। तो अब जब हमारा टेम्परेचर यहाँ पर 200 डिग्री सेल्सियस से नीचे आता है तब वहाँ पर मार्टेनसाइट की एक लेयर बनती है। इस लेयर पर जब हमारा टेम्परेचर पहुँचता है तो यह जो मार्टेनसाइट फेज होता है, इस फेज या बहुत ही हार्ड होता है, कठोर होता है और मतलब ऐसा फेज होता है जिसे आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। यानी फिर इसका कोई अपने में कोई डायग्राम नहीं बनता है। जैसा हमारे 770 डिग्री सेल्सियस पे जब ये टेम्परेचर था फिर Q1 पे आया तो इसका एक यहाँ से यहाँ तक एक डायग्राम बना, यानी एक थिकनेस या एक लेयर कह सकते हैं बनी, जिसे हमने नाम दिया कॉर्स पियरलाइट। ठीक, फिर जब यह टेम्परेचर Q1 से मान लेते हैं नीचे आया, फिर Q2 पर आया, फिर यहाँ पे Q3 पे आया होगा, इसी तरह से यह टेम्परेचर डिक्रीज होता रहा धीरे धीरे। फिर एक ऐसी कंडीशंस आई कि यह टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस के नीचे आ गया। तो यहाँ पर जब 200 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच का जो टेम्परेचर होता है उसे हमने नाम दिया मार्टेनसाइट। मार्टेनसाइट एक ऐसा फेज होता है जहाँ पर जो हमारा फेज होता है, यह फेज काफ़ी कठोर होता है, भंगुर होता है और यह हार्ड होता है। तो यही हमारा मेन फेज था। फिर यहाँ से कोई फेज नहीं बनेगा, फेज का कोई डायग्राम नहीं बनेगा। फिर आगे नेक्स्ट जो प्रोसेस होगी उसका अपने में कोई डायग्राम नहीं होता है। तो यही बेसिक सा हमारा TTT डायग्राम था। लिखने में कुछ नहीं, इसका डायग्राम बना दीजिए बस। यहीं से Q0 से Q1, Q2, Q3, यहीं से टेम्परेचर, हाईएस्ट टेम्परेचर 770 डिग्री सेल्सियस याद रखना, लोअर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। टाइम के रेस्पेक्ट की बात की जाए तो T1 से T2 टाइम रखना, फिर यहाँ से 10 की पावर 3 हो जाएगी, फिर 10 की पावर 4, फिर इसी तरह से आगे प्रोसेस बढ़ता रहेगा। दोनों हिसाब से टेम्परेचर बढ़ेगा उसी हिसाब से टाइम भी बढ़ेगा। फिर इसमें ऊपर थी ऑस्टेनाइट, नीचे भी ऑस्टेनाइट। ऑस्टेनाइट एक कार्बन स्टील होती है। फिर इसमें नेक्स्ट था कॉर्स पियरलाइट, ऊपर वाली हमारे कॉर्स पियरलाइट होती है। फिर नीचे जो हमारी होती है फाइन पियरलाइट होती है। कॉर्स मतलब मोटी पियरलाइट, फाइन मतलब महीन पियरलाइट। फिर नेक्स्ट था इसमें एक नोज था, जो हमारा टेम्परेचर कम्फर्ट रहता है 500 डिग्री सेल्सियस पे एक नोज बनता है, जो जिसे हम TTT डायग्राम का नोज बोलते हैं। फिर नेक्स्ट था मार्टेनसाइट, यानी नहीं ये था बेनाइट। बेनाइट था 540 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो रहा था। इसे ऑब्टेन करने के लिए 300 से 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट थी, जैसा कि आपको यहाँ इधर दिख रहा होगा। फिर ऑस्टेनाइट था, फिर मार्टेनसाइट था। मेन इसका था मार्टेनसाइट। मार्टेनसाइट लास्ट प्रोसेस होता है जहाँ पर इस टेम्परेचर पे आने के बाद कोई भी रिएक्शन बाद में नहीं होती, यानी कोई भी प्रोसेस बाद में नहीं होता, उसको कोई भी डायग्राम नहीं बनता है, कोई भी उसका थिकनेस या कोई भी कह सकते हैं कॉर्स पियरलाइट या फाइन पियरलाइट या बेनाइट या ऑस्टेनाइट कुछ भी नहीं रहता है। यानी 200 डिग्री सेल्सियस के नीचे किसी भी प्रकार का प्रोसेस नहीं होता है। तो यही था हमारा TTT डायग्राम। आशा करता हूँ यहाँ से आपका इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।